Now we have started crystallography. In that case, we have seen crystalline solids. In case of crystalline solid, we have seen crystalline solid में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर सॉलिड क्रिस्टलाइन है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक आपका हो गया लैटिस प्लस दूसरा आपका इट इज नथिंग बट बेसिस. क्लियर है यहाँ पर. क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है, बहुत इजीली वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू डिस्कस अ लॉट. That is nothing but NaCl crystal. Clear? NaCl crystal. Clear? What is the definition of crystalline solid? Repeated regular arrangement. Is it clear or not? This नाउ लैटिस का डेफिनेशन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास देख लिया था. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बना हुआ है, मान लीजिए ये है, तो ये एक पॉइंट से नहीं बना है बल्कि कई सारे पॉइंट से बना है. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो एक ज्योमेट्री है, इसीलिए इसका अच्छा खासा शेप है. एक अच्छा खासा शेप आने के लिए एक ज्योमेट्री चाहिए. तो इसमें एक पॉइंट नहीं है, कई सारे पॉइंट हैं. तो सारे पॉइंट का ज्योमेट्रिकल कलेक्शन, ऑर्डर्ड, ज्योमेट्री का मतलब ऑर्डर है उसके अंदर, क्लियर, तरतीब है उसके अंदर, तरतीबवार कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस. क्लियर है यहाँ पर? अब एक पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे एटम है, कलेक्शन ऑफ ऑल एटम्स अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ लैटिस पॉइंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बेसिस. वी हैव सीन. ठीक है. NaCl का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया था जो हम आगे यूज करेंगे. मोटा दाना, छोटा दाना, मोटा दाना, छोटा दाना, मोटा दाना, छोटा दाना, लाइक दैट वी हैव अरेंज लाइक दैट. एक मोटा Na है, छोटा Cl है. मोटा दाना, छोटा दाना, लाइक दैट. मोटा दाना, छोटा दाना, इस तरह से आप बनाइए, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट. सब में आपस में बॉन्डिंग है बहुत अच्छी. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट. सामने को भी है, नीचे को भी है, पीछे को भी है, सामने को भी है, लाइक दैट. दिस व्हाट द थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर? और सामने को भी है, सामने को भी है. दिस व्हाट द थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस. इज इट क्लियर और नॉट? नाउ लैटिस पॉइंट कैसे मानना है वो मैं 3 केस आपको लेके दिखाऊंगा. उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते. अच्छा, लैटिस में एक नाम हम लोगों ने यूज किया था, अगर आपको याद होगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्रवाई लैटिस. ब्रवाइस लिखते हैं लेकिन ब्रवाई बोलते हैं. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? तो किसी भी लैटिस को ब्रवाई लैटिस होने के लिए दो क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए. क्लियर है यहाँ पर? दो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने चाहिए. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? तो देखिए जैसा किसी भी एक पॉइंट को अगर आप चुनेंगे और उसके इर्द गिर्द पॉइंट का ओरिएंटेशन देखेंगे तो एक जैसा मिलेगा. मैंने 3 केस लिया है, केस 1, केस 2 और केस 3. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द लैटिस. लैटिस का मतलब कभी कभी जो है ना क्रिस्टल को भी बोल देता है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओरिएंटेशन ऑफ पॉइंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द क्रिस्टल. लैटिस का मतलब आप क्रिस्टल समझ लो. अराउंड एनी क्रिस्टल में एक पॉइंट के अराउंड अगर बाकी सारे पॉइंट का ओरिएंटेशन देखा जाए तो सेम मिलेगा. अच्छा, केस नंबर 1 इसको मैं बोल देता हूँ, ये प्रवाय लैटिस है. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? इसको मैं आखिरी तक मिटाता नहीं हूँ, अभी आप इसको ऐसे ही समझ लो कि ये ब्रवाई लैटिस है. क्लियर है यहाँ पर? मैं मिटाऊंगा नहीं. थर्ड केस से आपको केस 1 समझ आ जाएगा. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप जरा सा ध्यान से देखिए. तो मैं कंडीशन नंबर 1 के बारे में बात कर. अच्छा, ये लैटिस पॉइंट जरूरी नहीं है कि किसी एक जगह को मानना, कहीं भी मान सकते हैं. मैं ये लैटिस पॉइंट अगर मानूं, ये वाला केस 2 देखिए, तो ये ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है. यहाँ मान लो तो ओरिएंटेशन आपको दिख गया होगा, बिल्कुल सेम है. तो ये ब्रवाई लैटिस, कहीं भी पॉइंट आप मान सकते हैं. क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, इस स्ट्रक्चर केस 3 को ये नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफीन. ग्राफीन का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए जरा सा. ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम. इस तरह अरेंजमेंट होता है. तो ये चीज जो है मैंने यहाँ दिखाई है. और इस तरह बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसे जोड़ दिया है. मतलब और आप यहाँ भी चाहें तो ये चीज जोड़ सकते हैं. ये ऐसे भी, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है. अच्छा, एक बात बताइए, जैसा मैं एक शीट बोल रहा हूँ, इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है, देखिए इसमें हाइट नहीं है. तो ग्राफीन भी बिल्कुल ऐसा है, ये एक पन्ने के जैसा है जिसमें हेक्सागोन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है. इसी ग्राफीन के ऊपर ग्राफीन 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 जोड़ते जाइए तो डायमंड जैसा स्ट्रक्चर भी बन जाता है. क्लियर है यहाँ पर? दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट हियर इट इज नॉट द इशू. बट द इशू इज वेदर ग्राफीन
का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रवाई लैटिस है या नहीं है। हमने ये बोला है कोई भी पॉइंट अगर चुनते हैं आप तो उसके इर्द गिर्द के सारा अरेंजमेंट अगर आपको दिखे तो एक जैसा दिखे। ये देखिए ये P है, P, ये पॉइंट P है, ये P का ये यहाँ बना देता हूँ, ये पॉइंट P है, ये वाला P, ये उसका राइट साइड है, ये उसका लेफ्ट साइड है। तो ये P है, ये उसका राइट साइड है और ये उसका लेफ्ट साइड है। तो P के राइट साइड में देखिए हेक्सागोन बना है, आपको दिखाई दे दिया होगा। Q देखिए, Q के भी राइट साइड हेक्सागोन बना है। लेकिन R देखिए, तो R के लेफ्ट साइड में हेक्सागोन बना है, राइट साइड में तो एक लाइन है, ये दिखा आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसी भी पॉइंट के अराउंड ओरिएंटेशन तो सेम होना चाहिए। Q के राइट साइड में हेक्सागोन है, P के राइट साइड में हेक्सागोन है, लेकिन R के तो लेफ्ट साइड में हेक्सागोन है, ये R है, ये वाला पॉइंट। तो हर जगह तो यहाँ तो ओरिएंटेशन उल्टा हो गया। तो ये कौन सा लैटिस नहीं है बताइए जरा सा। नॉट अ ब्रवाइस लैटिस, नॉट अ ब्रवाइस लैटिस। क्लियर है, ये एक ब्रवाई लैटिस नहीं है। क्लियर है, यहाँ पर ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आ जाइए, इस पॉइंट को अगर मैं लैटिस पॉइंट मानूं, केस नंबर 1, तो इसके लेफ्ट साइड का अरेंजमेंट देखिए जरा सा, बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। अच्छा यहाँ भी एटम्स होंगे, यहाँ भी एटम्स होगा, यहाँ भी एटम्स होगा। अच्छा ये पॉइंट चुन लीजिए, तो इसके अराउंड भी ये अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ, मतलब एटम्स तो ऐसे चल ही रहे हैं। तो अच्छा ऐसे नहीं, इस तरफ को देखो, ये वाला पॉइंट मानो और इसके राइट साइड देखो, तो ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला पॉइंट मान लो, इसके अरेंजमेंट ऐसे देखिए जरा, मतलब अरेंजमेंट सेम है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तो इसलिए ये भी ब्रवाइलेटिस है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। क्लियर है, यहाँ पर अरेंजमेंट बिल्कुल उल्टा, ऐसा नहीं है। राइट साइड देखो चाहे लेफ्ट साइड देखो, स्ट्रक्चर सेम आना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया। ये तो ब्रवाई है, लेकिन केस सॉरी ये तो ब्रवाई नहीं है, केस 1 तो आपका ब्रवाई लैटिस है। अच्छा दूसरी कंडीशन आ जाइए जरा सा, किसी एक पॉइंट, किसी एक लैटिस पॉइंट पे खड़े हैं, किसी एक लैटिस पॉइंट पे खड़े हैं, किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं, तो आप किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया। मैं थोड़ा सा इसको फिर से साफ कर लेता हूँ। किसी भी लैटिस पॉइंट पे खड़े हैं, किसी भी लैटिस, किसी दूसरे, ऑल अदर पॉइंट्स कैन बी ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यू कैन रीच by using a formula that is nothing but simply called as r vector, that is equal to n1 a1 vector, n2 a2 vector, n3 a3 vector, and so on, like where r vector, this relation is also called as translational वेक्टर फॉर्मूला। अच्छा ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो यू आर ट्रांसलेटिंग योरसेल्फ। क्लियर है, यहाँ पर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल वेक्टर। n1 n2 n3 ये सारे जो है इंटीजर है। क्या है बताइए जरा सा, इंटीजर। मतलब ये कुल मिला के ये है कि एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आया। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप जरा सा देखिए। आप सी फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट पे आप हैं, चलो एक काम कर लो, इस पॉइंट पे आप हो, ये वाला पॉइंट है आपका। ये डिस्टेंस जो है a1 वेक्टर है, बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट a2 वेक्टर। आपको दिखाई दे दिया होगा, साफ से और लिख देता हूँ, ये वाले डिस्टेंस a2 वेक्टर है। आपको जो है यहाँ जाना है। अच्छा देखिए, इस हाइट तक पहुंचने के लिए a1 को एक बार और जाना पड़ेगा, तो a1 कितनी बार हो गया बताइए जरा सा। यहाँ तक आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, ये a1 है तो एक बार और a1 चलना पड़ेगा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू एक यहाँ लिख देता हूँ, r वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस a1 वेक्टर प्लस a2। अच्छा इस हाइट तक पहुंचने के लिए a2 को भी एक बार और चलना पड़ेगा, ये a2 है तो ये भी एक a2 है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस a2 वेक्टर। क्लियर है, यहाँ पर तो n1 यहाँ से पता चल गया, n1 भी 2 है, n2 भी कितना है बताइए जरा सा, 2 है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं, दूसरा एक केस और लेता हूं, देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगेन आई एम ड्राइंग द ओरिएंटेशंस लाइक दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं इसको, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये। मेन इसके बाद जो हम लोग क्रिस्टल से स्टार्ट करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए, ये डिस्टेंस a1 वेक्टर है,
ये डिस्टेंस A2 वेक्टर है, आपने अब इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो R वेक्टर में लिख के दिखाता हूं। अच्छा, इस पॉइंट तक जाने के लिए, इस हाइट तक जाने के लिए A1 को तो यहां तक जाना पड़ेगा, और अगर ये A1 है तो एक बार और A1 चलना पड़ेगा, दैट इज 2A1 वेक्टर, प्लस इस हाइट तक आने के लिए वाई एक्सिस में ये वाली हाइट देख लीजिए, तो ये तो A2 एक ही बार में आ गया, दैट इज नथिंग बट A2 वेक्टर। तो R वेक्टर में जो है N1 की वैल्यू 2 आ गई, N2 की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आ? और फिर एक एग्जांपल और देखिए, जिनको दिक्कत आ रही, एक एग्जांपल और देखिए। थोड़ा सा ऑब्लिक ले लेता हूं तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बहुत साफ ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। चलिए, ये A1 वेक्टर है, ये आपका A2 वेक्टर है, और साफ से बना देता हूं। ये जो स्लैंट लिया है मैंने, A2 वेक्टर, ठीक है। मुझे आना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं R वेक्टर को डिफाइन करता हूँ। देखिए, यहाँ तक आने के लिए, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, देखिए जरा सा, ये A1 है, ये भी A1 है, ये भी A1 है, तब ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा तभी इस हाइट तक पहुंचोगे, दैट इज इक्वल टू 3A1 वेक्टर, 3 बार A1, प्लस इस हाइट तक पहुंचने के लिए A2 एक ही बार चल जाएगा तो पहुंच जाएंगे, दैट इज 1A2 वेक्टर। आई होप यू गॉट द आइडिया। N1 इज इक्वल टू 3, N2 इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट सिंपली 1। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ब्रावाई लैटिस आने के लिए एक पॉइंट के अबाउट अगर बाकी सारे पॉइंट्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जो मैंने PQR लेके आपको समझा दिए। A2 में तो हेक्सागोन राइट में बन रहा था, बीच वाले के लिए हेक्सागोन लेफ्ट में बन जा रहा था, तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल उल्टा हो गया, लेकिन हमको तो सेम अरेंजमेंट चाहिए, तो ब्रावाई नहीं है। बात समझ में आया? दूसरा कंडीशन ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए आप जो रिलेशन यूज करेंगे वो ये रिलेशन यूज करेंगे। तो एक इन जनरल मैं आपके लिए दोबारा अगर एक बात करूं, नाउ जरा सा देखिए आप, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन और लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये पॉइंट यहाँ आ गए ये डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू R वेक्टर से, फॉर एग्जांपल ये वाली डिस्टेंस जो है ये R वेक्टर है, और ये वाली डिस्टेंस जो है R डैश वेक्टर है। मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये दूरी ओरिजिन से है, ये दूरी भी ओरिजिन से है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो आप जानते हैं, इसको मैं, अच्छा किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? आर वेक्टर, आर वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड कर लीजिए, आर वेक्टर प्लस इट इज नथिंग बट आर वेक्टर, एक अपोजिट वाला वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। तो आर वेक्टर जो लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू आर डैश माइनस इट इज नथिंग बट आर वेक्टर। देखिए, आपने किसी भी भाषा में आपने ये आर वेक्टर कैलकुलेट कर लिया हो, किसी भी अलग आर डैश आर निकाल लिया हो, लेकिन अगर इसको इंटरनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला रिलेशन आपको मिल जाना चाहिए। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में? भले यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर रिलेशन से निकाला है, लेकिन जब इसको घुस के इंटरनली सारे वैल्यू डाल के जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसका रिलेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, भले ही आपने कैसे भी आर वेक्टर कैलकुलेट कर लिया हो। और अगर ऐसा रिलेशन मिल रहा है तो ये सेकंड कंडीशन है ब्रावाई लैटिस के। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? तो आपको समझ में आ गया होगा लगभग सारा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है।